हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्रामर का एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके जरिए से आप बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का निर्माण करना बड़े ही आसानी से सीख लेंगे। कई बार हम किसी भी लैंग्वेज को यदि सीखते हैं तो बहुत ही जल्दी छोटे छोटे सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, पर क्या सर ऐसा कोई जुगाड़ है या ग्रामर में कोई ऐसा मेथड या विधि जिसके जरिए से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या तो बड़े बड़े सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कर लें? आइए आज यहाँ पे इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथड्स और कुछ ऐसे रूल्स का भी जिक्र करेंगे जिसके जरिए से आप अपने लैंग्वेज स्किल को और भी बेहतरीन कर सकते हैं और उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को एंड तक बने रहें और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपसे हमारा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की कंटेंट और भी लोगों तक पहुंच सके। यहां पर जो कॉन्सेप्ट हमने लिया है वो है क्लाउज। तो सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि सर क्लाउज किसे बोलते हैं, क्लाउज का क्या डिफिनेशन है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि किसी भी पॉइंट का यदि डिफिनेशन बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर दिया जाए तो डिफिनेशन में ही सारे रूल्स व्यापक रूप पर विराजमान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लाउज कुछ नहीं सर बल्कि ये एक सेंटेंस ही है। और सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कंटेन होगा। यानी क्लाउज का यदि डिफाइन किया जाए तो आप बोल सकते हैं कि क्लाउज इज अ सेंटेंस that contain a subject and a verb। हमने यहां पर क्या लिखा, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लाउज एक सेंटेंस ही है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं क्लाउज को डिफाइन करने के लिए। दूसरा क्या है कि सर क्लाउज यदि एक सेंटेंस है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो जाहिर सी बात है उस सेंटेंस का फुल मीनिंग होगा, या तो उस सेंटेंस का फुली मीनिंग आप नहीं निचोड़ सकते। यानी आप बोल सकते हैं कि क्लाउज यदि एक सेंटेंस है तो इट में कंप्लीट सेंस, या तो वो क्लाउज जिस क्लाउज के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसका एक अपना सेपरेट मीनिंग होगा। यानी उस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग भी हो सकता है और उस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। यहां पर आइए एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस दैट इज गुड। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये टोटल एक सेंटेंस है। एक फुल स्टॉप इज इक्वल टू वन सेंटेंस, पर इस सेंटेंस में मुकम्मल तौर पर दो क्लाउजेस हैं। अब उन दोनों क्लाउजेस को यदि स्प्लिट करके मैं अलग कर दूं, यानी आप देख सकते हैं कि सर यहां पर एक क्लाउज है आई हैव अ हाउस, ये एक क्लाउज हुआ। क्लाउज का मतलब एक सब्जेक्ट और उसमें एक वर्ब कंटेन होगा। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि सर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और दूसरा ये हमारा वर्ब हुआ, और जहां पे एक सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे आप क्लाउज कहेंगे। अब उस क्लाउज का फुली मीनिंग निकलता भी हो ना निकलता हो ये जरूरी नहीं है। अब यहां पर फर्दर इस वाले सेंटेंस को यानी इस क्लाउज को यदि आप गौर करते हैं तो दैट इज गुड। अब यहां पर इस सेंटेंस को अगर मैं सेपरेट कर दूं, यानी यहां पर मैं लिखूं दैट इज गुड। अब इसका सेपरेट मीनिंग आप निचोड़ सकते हो क्या? क्या इस सेंटेंस का एक सेपरेट मीनिंग है? बिल्कुल भी नहीं। यानी सेंटेंस का आप इंडिविजुअली मीनिंग नहीं पता कर सकते। तो सर क्या ये क्लाउज नहीं है? क्लाउज है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया है कि क्लाउज एक सेंटेंस है जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। दूसरा हमने ये आपको बताया कि सर उस क्लाउज का एक सेपरेट मीनिंग पता भी चल सकता है और उस क्लाउज का एक सेपरेट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। यानी इस क्लाउज में भी एक सब्जेक्ट है और इस क्लाउज में एक वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये भी क्लाउज है और ये भी क्लाउज है, पर इस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग नहीं है। यानी क्लाउज का ओवरऑल यदि डिफिनेशन देखा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर क्लाउज कई शब्दों का एक समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। फर्दर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि उस क्लाउज का एक सेपरेट मीनिंग
पता चलता भी है और पता ना भी चले। यानी शादी भाषा में बोले तो उस क्लाउज का एक अपना सेपरेट मीनिंग भी हो सकता है और एक अपना सेपरेट मीनिंग नहीं भी हो सकता है। यदि ये दो पॉइंट्स किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिख रहा है तो उसे आप क्लाउज बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बार बच्चों को या स्टूडेंट्स को क्लाउज क्या है यही समझ में नहीं आता, और जब तक हम वर्ड्स के रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे तो आगे की कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि क्लाउज किसे कहेंगे। तो क्लाउज में कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले कि एक वो सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन हो। दूसरा, यदि वो सेंटेंस है तो सेंटेंस का एक सेपरेट मीनिंग होना चाहिए, और यदि सेपरेट मीनिंग नहीं है तब भी वो क्लाउज है, बशर्ते उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। जैसा कि यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं क्लाउजेस का, और फिर यहां पे पता करते हैं कि यदि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो क्या उसे क्लाउज कहेंगे। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को लेकर। यहां पर हमने 2 सेंटेंसेस लिया है और ये दोनों सेंटेंसेस में 2 क्लाउजेस हैं। अब उन दोनों क्लाउजेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सर इसमें ये सेंटेंस क्लाउज है या नहीं। सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन है तो क्लाउज है। अब यहां पर देख सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस है, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। अब यहां पर देख सकते हैं कि पहला यहां पर इतना ये एक क्लाउज है, इफ ही कम्स टू मी। दूसरा यहां पर देख सकते हैं कि आई शैल हेल्प हिम, यानी कि ये दूसरा क्लाउज है। सर ये क्लाउज है? हाँ बिल्कुल, क्लाउज तब होगा जब इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब यानी क्लाउज है। बाकी इस सेंटेंस को यदि देखते हैं तो क्या सर ये क्लाउज है? बिल्कुल, यहां पर एक सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये क्लाउज है, यानी इसे आप क्लाउज बोल सकते हैं। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को यदि आप देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हु इज प्लेइंग, ये इतना एक क्लाउज है और बाकी जो बच गया वो एक क्लाउज है, यानी बाकी क्या बचा? दिस इज माई ब्रदर। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करता हूं और यहां पर लिखता हूं दिस बॉय, सॉरी द बॉय इज माई ब्रदर, और बाकी हु इज प्लेइंग। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इसे क्लाउज कहेंगे? बिल्कुल भी। ये क्लाउज क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि सर यहां पर इसे इतना हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और इतना इसको वर्ब मान लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये क्लाउज हुआ। और उसी तरह ये क्लाउज सेपरेट करने के बाद जो ये बच गया, यहां पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, और यदि ये हमारा वर्ब है तो सर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही तो क्लाउज कहलाएगा। अब यहां पर हमने क्लाउज का डिफिनेशन पढ़ लिया। अब हमें जानना है कि सर क्लाउज की कई कैटेगरीज हैं क्या? क्लाउज को फर्दर आगे डिवाइड किया गया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि क्लाउज को 2 जगह कैटेगराइज किया गया है। यहां पर सबसे पहला जो क्लाउज होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लाउज। आपको ध्यान देना है कि क्लाउज को 2 जगह बांटा गया है, प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब आपको पता करना है कि सर प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहेंगे और सब ऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहेंगे। याद रहे, डिफिनेशन को सही तरीके से डिफाइन कर लिया तो सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूला वही डिफिनेशन में ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहां पर इन दोनों क्लाउजेस को, यानी क्लाउज का 2 कैटेगरीज है, प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, तो इन दोनों क्लाउजेस का सबसे पहले मैं डिफिनेशन देता हूं ताकि हमें आगे की कॉन्सेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। अब यहां पर आपको पता करना है कि सर प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहेंगे। तो अभी हमने बताया कि एक सेंटेंस में 2 क्लाउज होंगे और एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है यानी क्लाउज है। अब आपको पता करना है कि सर जिस क्लाउज का मीनिंग पूरी पता चलता हो उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज, और जिस क्लाउज का मीनिंग पता करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पे डिपेंड होना पड़ता हो, जिस क्लाउज का मीनिंग या मीनिंग का अस्तित्व होने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पर आश्रित होना पड़े, उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं कि ऐसा क्लाउज जिसका अपना सेंस पता चले, प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। यानी ऐसा क्लाउज जिसका अपना सेंस पता चले। और फिर यहां पर सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सर ऐसा क्लाउज जिसका अपना सेंस
पता ही नहीं चले, यानी उसका सेंस निकालने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड होना पड़े। यानी यहां पर आप बोल सकते हैं ऐसा क्लाउज जिसका अपना सेंस पता ही ना चले, पता ही ना चले, जब तक कि ये क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड ना हो जाए। प्रिंसिपल क्लाउज पे यदि डिपेंड हो जाए तो इस सब ऑर्डिनेट क्लाउज का मीनिंग पता किया जा सकता है, पर प्रिंसिपल क्लाउज से यदि छांट दिया जाए या उसे सेपरेट कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, तो इस सब ऑर्डिनेट क्लाउज का अपना कोई सेंस नहीं रहता भैया, तब आप उसे सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये दोनों डिफिनेशन और भी स्ट्रांगली हमें समझ में आ जाए। हमने यहां पर दो एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि आई शैल वेट टिल दे कम। अब यहां पर आपको सबसे पहले दोनों क्लाउजेस को सेपरेट करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आई शैल वेट, ये एक क्लाउज हुआ, हमने सर इसे सेपरेट कर दिया। उसके बाद टिल दे कम, इसे हमने सेपरेट कर दिया। अब इन दोनों क्लाउजेस को यदि आप अलग अलग इंडिविजुअली अपने नोटबुक में लिख लें और फिर इसका मीनिंग को निचोड़ने की कोशिश करें, तो क्या सर अलग अलग रूप में इसका एक अपना सेंस का अस्तित्व है? तो आप देख सकते हैं आई शैल वेट, ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, एक ऐसा सेंटेंस जिसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी इस सेंटेंस का, इस क्लाउज का एक सेपरेट मीनिंग है। पर यहां पर टिल दे कम, इस क्लाउज का कोई सेपरेट मीनिंग है ही नहीं, तो इसका मीनिंग तभी आप फाइंड कर सकते हो जब ये क्लाउज इस क्लाउज पर डिपेंड हो। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो क्लाउज दूसरे क्लाउज पर डिपेंड हो अपना सेंस या मतलब निकालने के लिए, ऐसे ही क्लाउज को हम कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और सर जिस क्लाउज का मीनिंग पता करने के लिए किसी पे आश्रित ना होना पड़े, वो खुद इंडिविजुअली यानी अपने में मीनिंग का अस्तित्व रखता हो, यानी आई शैल वेट इसका खुद का मीनिंग है, तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। अब यहां पर यदि आप दूसरा सेंटेंस को देखते हैं तो यहां पर देखिए आई राइट, मैं लिखता हूं, सेपरेट मीनिंग है इसका। आई राइट, मैं लिखता हूं, इसका सेपरेट मीनिंग है बिकॉज आई लाइक राइटिंग। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर इस सेंटेंस, इस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग नहीं है। इस क्लाउज का मीनिंग, यानी इस क्लाउज का मीनिंग तभी आप बना सकते हो, या तो इस क्लाउज का मीनिंग तभी इसमें कंटेन हो सकता है जब ये क्लाउज इस मेन क्लाउज पर डिपेंड हो। यानी ये क्लाउज हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज और ये क्लाउज हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। यानी क्लाउजेस दो जगह कैटेगराइज किया गया है, एक प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। यहां पर आपको जानना है कि सर हमारे पास क्वेश्चन है 10-12 और सारे सेंटेंसेस में क्लाउजेस कंटेन है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए या तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन सब ऑर्डिनेट क्लाउज। आइए यहां पर मैं आपको एक ट्रिक देता हूं और उस ट्रिक के जरिए से आप आसानी से प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर एक लिस्ट दिया हुआ है, यानी आप इस डेटा के हिसाब से प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को सेपरेट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लाउज में यदि ये वर्ड्स आते हो, यानी इफ, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट एवर, विच एवर, यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाए और बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, एज सुन एज, दैट, सो दैट, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इनसे हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज ही बनते हैं। जैसा कि आप यहां पर दो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, क्या सर यदि ये सारे वर्ड्स से जो क्लाउज स्टार्ट्स हो क्या वो सबऑर्डिनेट ही क्लाउज होगा? आप यहां पर देख सकते हैं कि आई नो। अब यहां पर देखिएगा कि वेयर शी लिव्स, WH फैमिली से जो भी क्लाउज शुरू होगा वो सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो बाकी जो बच गया ये प्रिंसिपल क्लाउज, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज। अभी अभी हमने आपको क्या बोला कि सर जिस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग हो, यहां सेपरेट मीनिंग है, और जिस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग ना पता चले सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसका मीनिंग ही नहीं पता चल रहा है। यानी डिफिनेशन के हिसाब से यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आपको इन सारे लिस्ट को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है ताकि हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज को आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। अब यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा यहां पर दिया है हु इज वर्किंग। यदि WH वर्ड से
यानी WH वर्ड फैमिली से कोई भी क्लाउज शुरू हो तो वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज, यानी ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। अब यदि ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है तो बाकी जो बच गया ये क्या है? तो सर बाकी जो बच गया वही प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी यहां पर जो बचा द फार्मर इज वीक। अब इसका सेपरेट अगर आप यहां पर लिखते हो तो यहां पर एक सेंटेंस बनेगा द फार्मर इज वीक, यानी ये जो बच गया ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज। आपको ध्यान देना है कि इन सब वर्ड से जो भी क्लाउजेज स्टार्ट होंगे वो हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। अब आपको यहां पर एक ट्रिक दे रहा हूं, जिस ट्रिक के जरिए से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन शब्दों से यदि किसी क्लाउजेज का स्टार्टिंग हो तो उसे आप सब ऑर्डिनेट क्लाउज नहीं बल्कि प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। यहां पर आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि फैन बॉयज, आपको याद रखना है कि एफ का मतलब 4, यहां पर एफ यानी 4 और ए यानी एंड, यहां पर ए यानी एंड हुआ और एन यानी नोर। आपको ध्यान देना है एन का फुल फॉर्म यहां पर होगा नोर, और फिर यहां पर दिया है बी, बी यानी बट, और फिर यहां पर है ओ, ओ यानी और फिर है वाई, वाई यानी येट, और फिर यहां पर दिया हुआ है एस, एस यानी सो। अब यहां पर ये जो वर्ड हमने बनाया फोर एंड नोर बट और येट सो, आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो वर्ड है इनसे अगर क्लाउजेज स्टार्ट हो तो वो हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि इनसे हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज का ही निर्माण होता है, इनसे हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज का ही निर्माण होता है। ये ट्रिक आपको अपने माइंड में बिल्कुल भैया फिक्स कर लो, जैसे एक वाशर को नट और बोल्ट के बीच में फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्लाउजेज ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यानी इस टॉपिक से सिर्फ एकेडमिक एग्जामिनेशन में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्लाउजेज से काफी क्वेश्चन होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर यदि इन क्लाउजेज से हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज का निर्माण होता है तो सर एक दो एग्जाम्पल दो। यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस लिया, ही वॉज प्लेइंग एंड शी वॉज डांसिंग, दे वेंट टू स्टैंड बट मोहन डिड नॉट गो। क्योंकि इन सारे शब्दों का एग्जाम्पल मैं यहां नहीं लेना चाहता, बस दो एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ही वॉज प्लेइंग, ये अपने आप में फुल मीनिंग दर्शा रहा है, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज। और अभी अभी हमने बोला कि सर एंड से जो भी क्लाउज स्टार्ट हो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और एंड से जो क्लाउज स्टार्ट होगा इनसे हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज का ही निर्माण होता है, यानी ये भी प्रिंसिपल क्लाउज और ये भी प्रिंसिपल क्लाउज। आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक सेंटेंस में दो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कभी भी नहीं आ सकता। एक सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाउज आ सकते हैं, एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज आ सकते हैं। ये तीन पॉइंट को आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। नेक्स्ट सेंटेंस पे यदि गौर करते हैं तो दे वेंट टू स्कूल, यहां पर ये एक क्लाउज है क्योंकि इसका एक अपना मीनिंग है, अपने मीनिंग को निकालने के लिए खुद पर ये अपनी अस्तित्व कायम कर रखा है। और यहां पर बट मोहन डिड नॉट गो, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर जो क्लाउजेस बट से स्टार्ट हो वो भी क्लाउज तो प्रिंसिपल क्लाउज ही होगा। अब यानी बोल सकते हैं कि ये भी क्लाउज और ये भी क्लाउज दोनों आपस में प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी एक सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लाउज आ सकते हैं, एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज आ सकते हैं, पर एक सेंटेंस में कभी भी दो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कंटेन नहीं होगा। अब आइए यहां पर कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और सबसे पहले तैयारी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज को आइडेंटिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने 5 सेंटेंसेस लिया है और इन्हीं 5 सेंटेंसेस के जरिए से हम सीखेंगे कि सर कौन प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 100 उपदेशों से अच्छा एक छोटी सी अभ्यास बेहतरीन है। यदि आप क्लाउज को बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं तो भैया आपको इस पर कमांड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी उपदेशों को सुनने के बजाय आप अपना समय प्रैक्टिस पे यदि अप्लाई करते हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से अपने दिमाग में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए यहां पर 5 सेंटेंसेस से हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे कि कौन हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। अब अभी हमने आपको बताया कि जो भी क्लाउज इफ से स्टार्ट होगा वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लाउज, यानी यहां पर देख सकते हैं कि सर इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसे हमने ऐसे सराउंड कर दिया। अब यहां पर यदि इफ से स्टार्ट है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। और यदि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो बाकी जो बच गया
वो क्या है सर? तो हमने बोला सब ऑर्डिनेट क्लाउज के साथ एक प्रिंसिपल क्लाउज आएगा, यानी यहां पर ये जो बचा जिसे मैं सराउंड कर रहा हूं ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने बोला था कि दैट, सो दैट, और यदि अनलेस, अनटिल, WH वर्ड से कोई भी क्लाउजेज स्टार्ट हो तो हमारा वो क्लाउजेज हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो यहां पर दैट से एक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन द टेबल, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और यदि ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है तो सर बाकी जो बच गया उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। तब यहां पर बचा क्या? यहां पर बचा द बुक इज माइन। इसे सेपरेट करते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं द बुक इज माइन। मैं सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि यहां पर आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या सर इस सेंटेंस का सेपरेट मीनिंग है। यदि ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है तो बाकी जो बच गया वो प्रिंसिपल क्लाउज, और प्रिंसिपल क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होगा। दूसरा पॉइंट उसका अपने मीनिंग का अस्तित्व होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि सर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब भी है और इसका अपना एक मीनिंग भी है, यानी ये प्रिंसिपल क्लाउज। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि आप देखते हैं तो ही वॉज प्लेइंग, ये एक क्लाउज हुआ, और दूसरा एंड से स्टार्ट है। तो अभी अभी हमने फैन बॉय जो ट्रिक लिखा था, फैन बॉय में एक वर्ड आया था एंड। एंड से जो भी क्लाउज स्टार्ट होगा वो हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज, यानी ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है और ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है, क्योंकि यदि इन दोनों का मीनिंग यदि आप निकालते हैं तो इन दोनों क्लाउजेस का मीनिंग आप सेपरेटली निकाल सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं कि हु प्लेड बेस्ट, यहां पर ये एक क्लाउज है। WH से जो भी क्लाउज स्टार्ट होगा हमेशा वो क्लाउज सब ऑर्डिनेट क्लाउज। यदि आपने सब ऑर्डिनेट क्लाउज को सराउंड कर दिया, घेर दिया, तो बाकी जो बचा वो क्या है सर? प्रिंसिपल क्लाउज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकी क्या बचा? द बॉय ऑन द प्राइज। इसे सेपरेटली यहां पर लिखकर एक सेंटेंस बनाते हैं, द बॉय और है ऑन द प्राइज, यहां पर हमने लिख दिया ऑन द प्राइज। अब आप इस सेंटेंस का यदि मीनिंग सेपरेटली निकालें, इस सेंटेंस का मीनिंग यदि आप इंडिविजुअली निकालें तो टोटली सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। तो सर मीनिंग निकल रहा है तो यानी ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज। और दूसरा कंडीशन, यहां पर सब्जेक्ट भी है और यहां पे वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन और प्लस एक टोटल मीनिंग उसका बिना किसी क्लाउज पर डिपेंड हुए निकल रहा है, यानी मैन क्लाउज। यहां पर पांचवा क्वेश्चन है, आई बाउट अ पेन विच इज एक्सपेंसिव। सबसे पहले सब ऑर्डिनेट क्लाउज को सराउंड करते हैं, WH वर्ड से जो क्लाउज स्टार्ट होगा वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज। फर्दर जो बच गया वो प्रिंसिपल क्लाउज। यहां पर बच गया आई बाउट आ पेन, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। क्योंकि इस क्लाउज का एक सेपरेट मीनिंग है इसीलिए इसे आप प्रिंसिपल क्लाउज ही कहेंगे। ये है प्रिंसिपल क्लाउज और इस क्लाउज का सेपरेट मीनिंग नहीं निकल सकता। यदि इस क्लाउज का मीनिंग आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है, तो इस क्लाउज को इस क्लाउज से डिपेंड होना पड़ेगा, यानी मेन क्लाउज के साथ इसे जुड़ना पड़ेगा, तब इस क्लाउज का मीनिंग पता कर सकते हैं। और इंडिविजुअली इस क्लाउज का मीनिंग नहीं है तो हम इसे कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। हमने एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। फर्दर हमने ये आपको बता दिया कि क्लाउज का दो डिवीजन है, प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और फिर फर्दर सब ऑर्डिनेट क्लाउज को तीन जगह डिवाइड किया गया है, यानी नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। अब एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो एग्जाम में हम किस तरह के प्रॉब्लम से हमें जूझने का मौका मिलता है, यहां पर इस पॉइंट या इस नस को पकड़ लें तो क्लाउज आसान हो जाएगा। और फिर पढ़ना तो बहुत कुछ है क्लाउजेज में, पर सर हमें हार्ड लेबर के साथ साथ स्मार्ट लेबर करना है। तो आपको बता दूं कि हमें उन मुद्दों पर ज्यादा पकड़ बनाना है जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको अब तक हमने जितना भी कुछ बताया वो क्लाउजेज से बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया। और यहां जो अब से जो स्टार्ट हो रहा है यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनता है। तो आपको कॉन्सेंट्रेट हो जाना है और आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि सर क्लाउज के दो प्रकार, प्रिंसिपल क्लाउज और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। फर्दर आपको ध्यान देना है कि सर सब ऑर्डिनेट क्लाउज को तीन जगह डिवाइड किया गया है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर यदि सब ऑर्डिनेट क्लाउज को तीन क्लाउजेज में कैटेगराइज कर दिया गया तो क्या नाउन क्लाउज
कौन सा क्लाउज होगा, प्रिंसिपल क्लाउज या सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो जायज सी बात है, यदि नाउन क्लाउज की उत्पत्ति सब ऑर्डिनेट क्लाउज से है तो नाउन क्लाउज भी तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा। फर्दर आप ध्यान दें कि सर एडजेक्टिव क्लाउज का भी उत्पत्ति सब ऑर्डिनेट क्लाउज से, यानी एडजेक्टिव क्लाउज भी सब ऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा। फर्दर यदि एडवर्ब क्लाउज का भी उत्पत्ति यानी इसका निर्माण इसी सब ऑर्डिनेट क्लाउज से है, यानी ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज जो भी होंगे वो हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा। यानी आपको ध्यान देना है कि इनसे, यानी ये चीज जो हमने सराउंड किया, इनसे हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज का ही निर्माण होगा। इनसे हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज ही बनता है, यानी इससे हमेशा सब ऑर्डिनेट क्लाउज ही बनता है।